आज के टाइम पर एक दीवाने की दीवानियत और सैयारा जैसी फिल्में देखने के बाद सिनेमा हॉल में जैन जी का जो हाल देखने के लिए मिल रहा है, जहां कई लोग रो रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा बस यही कहना है कि भाई ये सब बंद कर दो, क्योंकि ये फिल्में इतनी इमोशनल हैं भी नहीं है जिस तरह के ये रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और इसका शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो जैन जी हैं उन्होंने इसके पहले इससे ज़्यादा गहरे इमोशन वाली फिल्में देखी ही ना हो। इस वजह से उन्हें इस तरह की फिल्मों में दिखाए जाने वाला इमोशन और दर्द ही सबसे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप एक जनरेशन पीछे से बिलोंग करते हैं और वाकई में अच्छी और गहरी इमोशन वाली फिल्में देखने का शौक़ रखते हैं, तो आपने इससे बेहतरीन फिल्में ऑलरेडी देखी होंगी, जिनके क्लाइमैक्स को देखने के बाद आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। और इतना ही नहीं, कई दिनों तक इन फिल्मों को लेकर लोगों के मन में ट्रॉमा बना रहता है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आज भी मुझे दो फिल्मों की एंडिंग बड़ी ही दर्दनाक लगती है और ये देखते टाइम पर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनमें से पहली फिल्म है साल 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम, जिसके क्लाइमैक्स ने वाकई में कई दिनों तक मुझे ट्रॉमे में रखा था, जो देखने के बाद कई दिनों तक मेरे मन में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके राधे मोहन को निर्जला मिल जानी चाहिए थी। और मेरे जैसा हाल कई लोगों का था, यहाँ तक कि उन दिनों लोगों ने ये बोलना भी शुरू कर दिया था कि जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आने वाला है, जहाँ पर निर्जला की बॉडी को पानी में बहा दिया जाएगा और आगे चलकर ये सलमान खान को मिल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस लोगों की मनगढ़ंत कहानी थी। और अगर सच बताऊं तो तेरे नाम से भी ज़्यादा दर्द भरा क्लाइमैक्स था साल 1983 में आई फिल्म सदमा का, जो मैंने बचपन में देखी थी और कई दिनों तक मैं इसके क्लाइमैक्स के बारे में सोचता रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिल्म सदमा की गिनती आज बॉलीवुड में बनी 10 सबसे दर्दनाक क्लाइमैक्स वाली फिल्मों में की जाती है। जिस तरह से ये फिल्म स्टार्ट होती है और इसमें कमल हसन और श्रीदेवी जी की नेचुरल एक्टिंग हमें देखने के लिए मिलती है, आप इसकी कहानी से और किरदारों से पूरी तरह से बंध जाते हैं। फिर चाहे पूरी फिल्म में कमल हसन का श्रीदेवी को बिल्कुल एक बच्ची की तरह ट्रीट करना हो, या फिर इसमें उनके आइसक्रीम खाने का ये तरीका हो, उनके सामने बंदर के जैसे उछल उछल कर उनको हंसाने वाले सीन हो, या फिर ऐसे कई और सीन हो, अगर आप बिल्कुल सुकून के साथ में ये फिल्म देखते हैं तो इसके छोटे छोटे सीन भी आपको बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप में जकड़ लेते हैं। तो वहीं बीच बीच में फिल्म के बेहतरीन गाने ए जिंदगी गले लगा ले और सुरमई अखियों के नन्हा मुन्ना एक सपना दे जाए आपके कलेजे को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद फाइनली जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है और श्रीदेवी जी एक ट्रेन में बैठकर चली जाती हैं और कमल हसन रेलवे स्टेशन पर बंदर के जैसी हरकतें करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रीदेवी जी को लगता है कि मानो ये कोई पागल और भिखारी हो, क्योंकि वह उनके साथ में बिताए हुए हर एक पल को भूल चुकी होती हैं। और ये सीन देखने के बाद तो उस समय करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। यहाँ तक कि आज भी फिल्म का पर्टिकुलर ये सीन देखने के बाद कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। यहाँ पर आपको बता दें कि कमल हसन ने इस सीन में जिस तरह की एक्टिंग की है वो उनके करियर की कुछ बेहतरीन एक्टिंग्स में गिनी जाती है। मतलब इस सीन में अगर कमल हसन की बिल्कुल पीक एक्टिंग हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। आगे चलकर कैसे शाहरुख खान ने उनसे एक्टिंग सीखी और कैसे इस पर्टिकुलर सीन को शूट किया गया, कब और कैसे इसके डायरेक्टर ने अपनी रियल लाइफ पत्नी की मृत्यु के बाद में इस फिल्म की कहानी लिखी थी, तो फिल्म सदमा से जुड़े ऐसे कई अनसुने किस्से हैं जो हम आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। 1983 में बरसात का मौसम था और इंडिया जस्ट वर्ल्ड कप जीती ही थी और चारों तरफ लोग इसको लेकर खुशियां मना रहे थे। वर्ल्ड कप जीतने के लगभग 2 हफ्ते बाद सिनेमाघरों में फिल्म सदमा रिलीज होती है। ये डेट थी 8 जुलाई 1983 की और उन दिनों अगर आपको बॉक्स ऑफिस का हाल बताएं तो इसके 1 हफ्ते बाद ही जस्टिस चौधरी और नौकर बेबी का जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थी, जिनमें से फिल्म जस्टिस चौधरी में तो हमें श्रीदेवी जी ही नजर आई थी। फिल्म सदमा में हमें श्रीदेवी और कमल हसन के अलावा गुलशन ग्रोवर, सिल्क स्मिता, पेंटल, अरविंद देशपांडे, विजू खोटे और लीला मिश्रा जैसे एक्टर भी नजर आए थे। फिल्म की कहानी लिखी थी साउथ के जाने माने डायरेक्टर बालू महेंद्र ने। उन्होंने ही इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया था, इसको डायरेक्ट भी किया था। बस फिल्म के हिंदी में डायलॉग्स लिखे थे गुलजार ने, क्योंकि उन्हें हिंदी बोलना उतने अच्छे से नहीं आती थी। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म सदमा एक रीमेक फिल्म थी साल 1982 में आई तमिल सिनेमा की सुपर डुपर हिट फिल्म मुंदराम पेरई की। और मज़ेदार बात यह है कि इस तमिल फिल्म को भी बालू महेंद्र ने ही डायरेक्ट किया था और इसमें भी हमें कमल हसन और श्रीदेवी जी ही नजर आए थे और फिल्म की कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम रखी गई थी।
बस कुछ कलाकारों को हिंदी ऑडियंस के हिसाब से बदला गया था, जैसे गुलशन ग्रोवर, विजू खोटे और लीला मिश्रा। बाकी पूरी फिल्म बिल्कुल सीन बाय सीन कॉपी थी। और उस समय अगर इस ओरिजिनल तमिल फिल्म को हिंदी में भी डब करके रिलीज कर देते तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इस पूरी फिल्म को सेम स्टार कास्ट और सेम डायरेक्टर के साथ में दोबारा से हिंदी में बनाया गया। एक्चुअली उन दिनों ये बहुत ज़्यादा चलन में था और उस समय कई ऐसी फिल्में देखने के लिए मिली जिनको सेम टू सेम साउथ के जैसा ही हिंदी में बनाया गया और स्टार कास्ट भी सेम रही। इसके हिंदी रीमेक राइट्स खरीदे थे जाने माने डायरेक्टर राज एन सिप्पी ने और उन्होंने ही इसको प्रोड्यूस किया था। म्यूजिक कंपोज किया था साउथ के जाने माने म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा ने, जिन्होंने ही इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया था। और फिल्म सदमा इलैयाराजा के करियर की हिंदी डेब्यू फिल्म रही, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 5 गाने रखे गए थे और ये म्यूजिक एल्बम बेहतरीन था। उस समय फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे, यहाँ तक कि कुछ गानों का म्यूजिक तो ओरिजिनल तमिल फिल्म के म्यूजिक के जैसा ही रखा गया था, बस यहाँ पर लिरिक्स चेंज हो गए थे। फिल्म के गाने थे ए जिंदगी गले लगा ले, सुरमई अखियों में, ओ बबुआ ये महुआ, ये हवा ये फिजा और एक दफ़ा एक जंगल था। लिरिक्स लिखे थे गुलजार ने, गानों में आवाज़ें थीं आशा भोंसले, सुरेश वाडकर, के.जे. यसुदास और एक गाने में श्रीदेवी और कमल हसन की भी आवाज़ थी। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म सदमा का टोटल बजट था लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये उस समय आई एक एवरेज फिल्म रही थी, जिसको मात्र 45 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 36 लाख लोग आए थे और ये 1983 में पैसे कमाने के मामले में 19वें नंबर पर रही थी। वैसे 1983 में हमें एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थी और अगर इस साल की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं कुली, बेताब, हीरो, हिम्मत वाला और महान। वैसे आपको बता दें कि उस समय फिल्म सदमा को क्रिटिक्स की तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए नहीं गई थी। हालांकि आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने VCR और टीवी पर देखी तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और यही एक रीज़न है कि फिल्म सदमा को IMDb पर लगभग 4000 से भी ज़्यादा लोगों ने 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। कमल हसन और श्रीदेवी जी की जोड़ी साउथ की फिल्मों में तो बहुत पॉपुलर रही और इन दोनों ने बैक टू बैक कई साउथ की फिल्मों में एक साथ काम भी किया। लेकिन अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो इन दोनों की हिंदी में साथ में आई एकमात्र फिल्म रही सदमा। इसके अलावा इन दोनों ने साथ में किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया। वैसे कहा जाता है कि इसके डायरेक्टर बालू महेंद्र ने इसकी कहानी अपनी दूसरी पत्नी शोभा की याद में लिखी थी, जिससे उन्होंने साल 1978 में शादी की थी और उनकी साल 1980 में मृत्यु हो गई थी, जो मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस थीं और उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में ही फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया था, जिससे बालू महेंद्र बहुत ज़्यादा आहत हुए थे और उन्हीं के साथ बिताए हुए कुछ पलों को उन्होंने फिल्म की कहानी में इंक्लूड किया था। लेकिन बालू महेंद्र ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने इसकी कहानी अपनी पत्नी की मृत्यु के पहले ही तैयार कर ली थी। हालांकि हो सकता है कि कुछ 1-2 सीन उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इसमें रखे हों, बाकी पूरी फिल्म की कहानी अलग थी। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले जब ये तमिल फिल्म बनी थी मुंदरम पेराई, उस समय इसका बजट मात्र 33 लाख रुपए रखा गया था। हालांकि जब इसी फिल्म को हिंदी में बनाया गया तो इसका बजट कई गुना बढ़ गया था, जिस बारे में आगे चलकर इसके प्रोड्यूसर राज एन सिप्पी का ये कहना था कि हिंदी में इसका बजट बहुत ज़्यादा हो गया था, जबकि इतना ज़्यादा बजट नहीं होना चाहिए था। फिल्म के लिए पहली पसंद कमल हसन ही थे और जब बालू महेंद्र ने कमल हसन को इसकी कहानी सुनाई तो पहले 20 मिनट ही कहानी सुनने के बाद उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ बोल दिया था। उन्हें यह कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हालांकि पहले इस ओरिजिनल तमिल फिल्म में श्रीदेवी जी की जगह पर श्रीप्रिया को साइन किया जाने वाला था, लेकिन उस समय किसी रीजन की वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाई थी और बाद में कमल हसन ने इसके लिए श्रीदेवी जी का नाम सजेस्ट किया था और वो इसके लिए फाइनल हो गई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि तमिल में फिल्म को सफलता मिलने के बाद जब इसका हिंदी में रीमेक प्लान किया गया तो इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर श्रीदेवी पहली पसंद नहीं थी। एक्चुअली पहले इस रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय उन्होंने साल 1985 में आने वाली फिल्म सागर को भी साइन किया था, जिसमें वो हमें कमल हसन के साथ में नज़र आने वाली थी और इस समय उनकी डेट्स की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और वो फिल्म सदमा के लिए डेट्स नहीं निकाल पाई थी। इस वजह से बाद में इसकी ओरिजिनल तमिल एक्ट्रेस श्रीदेवी को ही इसके हिंदी वर्जन में भी साइन किया गया था।
और इस बारे में आगे चलकर खुद डिंपल कपाड़िया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस फिल्म में काम करना चाहती थीं। ये कहानी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी, लेकिन तारीखों की समस्या के चलते वो ये फिल्म नहीं कर पाई थी और ये श्रीदेवी जी को मिली थी। वैसे उन दिनों श्रीदेवी बॉलीवुड में काफ़ी नई थी और उनका बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ में कॉम्पिटिशन चल रहा था। यहाँ तक कि डिंपल कपाड़िया के साथ में भी कई लोग उनका कंपटीशन करवाने में लगे रहते थे, लेकिन डिंपल कपाड़िया ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि श्रीदेवी जी नंबर 1 है। जब उन्होंने श्रीदेवी की कुछ फिल्में देखी, उनकी एक्टिंग देखी, तो उन्हें ये समझ में आया कि श्रीदेवी वाकई में उनसे अच्छी हैं। आपको बता दें कि इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म में हमें सिल्क स्मिता भी नजर आई थीं, जो उस समय इस तरह के कामुक रोल करने के लिए जानी जाती थीं। हालांकि उन्होंने इसके पहले लगभग 20 साउथ की फिल्मों में काम किया था, लेकिन इन फिल्मों में उनके केवल आइटम नंबर बस थे। लेकिन फिल्म मुंदरम पेराई में उनका एक बड़ा रोल रखा गया था और इसमें सिल्क स्मिता का काम बालू महेंद्र को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसी वजह से उन्होंने हिंदी में भी सिल्क स्मिता को ही साइन किया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने इसके हिंदी वर्जन में सिल्क स्मिता के कई सीन बढ़ा दिए थे और उनको और ज़्यादा कामुक दिखाने की कोशिश की थी और ये सिल्क स्मिता की हिंदी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म के एक गाने ओ बबुआ ये महुआ में सिल्क स्मिता के कमल हसन के साथ में काफ़ी कामुक सीन रखे गए थे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस गाने में इन दोनों के बीच में जो भी पोज हमें देखने के लिए मिलते हैं वो काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में कामुक मंदिर के दृश्यों से इंस्पायर्ड हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खजुराहो मेरे पास में ही है और मैं इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो फिल्म की पूरी शूटिंग ऊटी के नीलगिरी में और कैटी में, बेंगलोर में और चेन्नई जैसी लोकेशंस पर हुई है। और इसके क्लाइमैक्स में हमें जो रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिलता है वो केटी रेलवे स्टेशन है, जहां पर आपको बता दें कि जिस समय फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन शूट होना था उस समय वहां पर हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश इस सीन का हिस्सा नहीं थी। फिर भी बालू महेंद्र ने इसको ऐसे ही शूट किया और इस क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में लगभग 5 दिनों का समय लग गया था। कमल हसन इस सीन को शूट करते टाइम पर ये चाहते थे कि उनके अंदर का जो दर्द है और उनके इमोशंस लोगों को दिखने चाहिए। इस सीन के लिए काफ़ी कुछ कमल हसन ने सेट पर ही इम्प्रोवाइज भी किया था, जिससे कि ये सीन और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग सके। जैसे यहाँ पर आपको याद हो तो कमल हसन एक सीन में दौड़ते दौड़ते एक खंबे से भी टकरा जाते हैं और नीचे ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। एक्चुअली पहले ये सीन फिल्म में प्लान नहीं किया गया था, लेकिन ये कमल हसन ने ही सजेस्ट किया था कि ये बहुत रियलिस्टिक लगेगा और हमें इसे फिल्म में रखना चाहिए। और वाकई में कमल हसन जब इस खंबे से टकराते हैं तो इस सीन में उनके चेहरे पर असली में चोट लगी थी। हालांकि बालू महेंद्र ने ऐसा करने से उन्हें मना किया था, लेकिन कमल हसन ये चाहते थे कि इस सीन में इस दर्द को वो जब खुद अंदर से महसूस करेंगे तभी ऑडियंस उनके दर्द को समझ सकती है। और वाकई में जितनी खूबसूरती के साथ में कमल हसन ने इसके क्लाइमैक्स में एक्टिंग की है वो देखते ही बनती है। और इस सीन में अगर आप देखेंगे कमल हसन के सूजे हुए ओंठ और आँख के पास में चोट तो ये बिल्कुल रियल में उन्हें लगी थी। और इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म मुंदरम पेराई में कमल हसन की बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था और बालू महेंद्र को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इस ओरिजिनल तमिल फिल्म को और भी कई अवार्ड मिले थे और तमिल सिनेमा की तो ये कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। और यहाँ तक कि जब इसका हिंदी में रीमेक बना सदमा के नाम से तो ये भी हिंदी फिल्मों की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। यहाँ तक कि आगे चलकर खुद शाहरुख खान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें कमल हसन कितने पसंद हैं और उन्होंने कमल हसन से कैसे एक्टिंग सीखी। शाहरुख खान ने बताया कि उन्होंने कमल हसन की फिल्म अप्पू राजा देखी थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और इसमें कमल हसन की एक्टिंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और शाहरुख खान ने बताया कि आगे चलकर उन्होंने अपनी कई फिल्मों में कमल हसन के जैसी एक्टिंग करने की कोशिश भी की। जैसे कई फिल्मों के सीन्स में अगर उन्हें लड़खड़ा कर नीचे गिरना पड़े, उन्हें दौड़ना पड़े तो वो कमल हसन के जैसे ही दौड़ते हैं। जैसे आगे चलकर उन्होंने अपनी फिल्म डर का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि फिल्म का एक सीन था जब रोड पर सनी देओल उनका पीछा करते हैं और शाहरुख खान रोड पर बेतहाशा दौड़ते हैं। तो इस सीन में शाहरुख खान आगे चलकर एक खंबे से टकरा जाते हैं। शाहरुख खान ने बताया कि खंबे से टकराने वाला ये सीन फिल्म में पहले नहीं रखा जाने वाला था, लेकिन ये सीन उन्होंने कमल हसन की फिल्म सदमा देखने के बाद इसमें रखवाया था। और वाकई में शाहरुख खान कमल हसन को बहुत ज़्यादा मानते हैं और आगे चलकर उन्होंने कमल हसन की फिल्म हे राम में उनके साथ में काम भी किया था।
हालांकि फिल्म सदमा को हिंदी ऑडियंस ने पसंद तो किया, लेकिन इसको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना कि इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म को मिला था। और इस बारे में श्रीदेवी जी को ये लग रहा था कि जब उन्होंने इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म की थी तो उस समय उन्होंने इसके डायलॉग्स में और सीन्स में काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज किया था, क्योंकि उनको तमिल बोलना बहुत अच्छे से आती थी और कमल हसन भी इसमें काफ़ी सहज थे। इस वजह से उनकी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। लेकिन वहीं श्रीदेवी जी ने बताया कि जब उन्होंने इसकी हिंदी रीमेक में काम किया तो उनकी एक्टिंग कई सीन में थोड़ी बनावटी सी लग रही थी। हालांकि शायद ऑडियंस को ऐसा ना लगा हो, लेकिन श्रीदेवी जी का इस बारे में यही कहना था और उनको लगता है कि इसी वजह से ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई थी। हालांकि कई सिनेमाघरों में फिल्म ने सिल्वर जुबली कंप्लीट की थी। उस समय फिल्म सदमा में सिल्क स्मिता के कामुक सीन्स की काफ़ी चर्चा हो रही थी। वैसे आपको बता दें कि पहले इसके हिंदी वर्जन में सिल्क स्मिता की जगह पर एक समय आशा सचदेव को साइन करने के बारे में प्लान किया जा रहा था, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में सिल्क स्मिता को ही इसमें लिया गया था। फिल्म का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि आगे चलकर श्रीदेवी जी की बेटी जानवी कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बचपन में ये फिल्म देखी थी उस समय उन्हें अपनी मां श्रीदेवी से इतनी नफरत हो गई थी कि 3 दिनों तक उन्होंने अपनी मां से बात तक नहीं की थी। उस समय जानवी कपूर का ये कहना था कि वो कई दिनों तक श्रीदेवी से ये बोलती रही थी कि आप गंदी मम्मा हो, आपने कमल हसन को ऐसे रोते हुए रेलवे स्टेशन पर क्यों छोड़ दिया था। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि इलैयाराजा की ये म्यूजिक कंपोजर के तौर पर हिंदी डेब्यू फिल्म थी और उस समय असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ में AR रहमान भी काम कर रहे थे, जिन्होंने इसका म्यूजिक कंपोज करने में उनकी काफ़ी मदद की थी। एक सीन में कमल हसन को एक चलती हुई कार से टकराकर नीचे कीचड़ में गिरना था। हालांकि पहले इस सीन के लिए बालू महेंद्र ने उनसे बोला था कि वो उनके बॉडी डबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन कमल हसन ने ऐसा नहीं किया। इस सीन के लिए उन्होंने खुद ही परफॉर्म किया और वो खुद इस कार से टकराए और वाकई में नीचे कीचड़ में गिरे। इसके अलावा इसमें हमें गुलशन ग्रोवर भी नजर आए थे और उन्हें ये फिल्म कैसे मिली थी इस बारे में उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया, कैसे अनिल कपूर की वजह से उन्हें इसमें काम करने का मौका मिला था। गुलशन ग्रोवर ने बताया कि उन दिनों उनके पास बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं थीं और वो अपने दोस्त अनिल कपूर के साथ में एक कन्नड़ा फिल्म की शूटिंग के लिए वहां गए हुए थे। अनिल कपूर की ये कन्नड़ा फिल्म थी पल्लवी अनुपल्लवी, जिसमें बालू महेंद्र बतौर सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे। उस समय उन्होंने अनिल कपूर के साथ में गुलशन ग्रोवर को देखा और उनकी पर्सनालिटी उन्हें काफ़ी पसंद आई और उन्होंने अनिल कपूर से पूछा कि क्या तुम्हारा ये दोस्त फिल्म में काम करेगा? मैं एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा हूं और उसमें एक छोटा सा नेगेटिव रोल है। और इस तरह से गुलशन ग्रोवर को फिल्म सदमा मिली और उन्होंने ये रोल निभाया था। आपको बता दें कि ये गुलशन ग्रोवर के करियर के बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक थी। इसके पहले वो मात्र 2-3 फिल्मों में छोटे छोटे रोल में ही नजर आए थे। आगे चलकर गुलशन ग्रोवर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस फिल्म में काम करने का एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि एक सीन में उन्हें श्रीदेवी के साथ में बलात्कार वाला सीन शूट करना था, तो इस सीन को शूट करने के पहले श्रीदेवी जी ने उन्हें पहले ही ये बता दिया था कि वो इस सीन में केवल एक्टिंग करें, अपनी लिमिट को क्रॉस बिल्कुल भी ना करें। और गुलशन ग्रोवर ने इस बात का ध्यान रखते हुए इस सीन को परफॉर्म किया था। हालांकि उन्होंने एक और किस्सा शेयर किया कि इसके एक सीन में श्रीदेवी को उन्हें लात मारनी थी, तो जब ये सीन शूट हो रहा था उस समय गुलशन ग्रोवर को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि श्रीदेवी जी उन्हें इतनी जोर से लात मारेंगी। उन्होंने हंसते हुए बताया कि श्रीदेवी ने इस सीन में सच में उन्हें जोरदार लात मारी थी। उन दोनों फिल्म सदमा को 3 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्टोरी के लिए, लेकिन इनमें से ये कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। जहां इस साल बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड मिला था नसरुद्दीन शाह को उनकी फिल्म मासूम के लिए, तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का ये अवार्ड मिला था शबाना आजमी को उनकी फिल्म अर्थ के लिए। तो वहीं इस साल बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड भी फिल्म अर्ध सत्य के लेखक SD पनवलकर को मिला था। फिल्म के गाने ए जिंदगी गले लगा ले के म्यूजिक को आगे चलकर इलैयाराजा ने रजनीकांत की फिल्म थंब बिक्कू इनमें भी यूज किया था और आगे चलकर यह गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसको 2013 में फिल्म पैराग्वे में यूज किया गया और साल 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म डियर जिंदगी में भी इस गाने को यूज किया गया, जिसका म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया था, जो उस समय फिल्म सदमा में इलैयाराजा के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। वैसे आज के टाइम पर मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में अगर फिल्म सदमा का रीमेक आज के ज़माने के एक्टर और एक्ट्रेस के साथ में बनाया जाए और आज के ज़माने की सिचुएशन रखी जाए तो शायद ये चल सकता है। वैसे अगर फिल्म सदमा का रीमेक बनाया जाता है तो इसमें आपके हिसाब से कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस होना चाहिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और फिल्म सदमा आपको कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।